कहते हैं आज जो भी हो रहा है वह इतिहास में घटित किसी घटना का ही परिणाम है, और यह बात सच भी है। आज रूस और यूक्रेन के बीच जो भी कुछ हो रहा है इसका बीज 2004 में ही बोया जा चुका था। चलिए जानते हैं रूस से अच्छा रिश्ता रखने वाली यूक्रेनी सरकार को इन संसार में गोपनीय तंत्र चलाने वाले लोगों ने वामपंथियों का प्रयोग कर कैसे अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया था। साल था 2004 जब यूक्रेन में विक्टर युशचेंको, जिन्हें हम युश कह सकते हैं, और विक्टर यानुकोविच, जिन्हें हम यानू कह सकते हैं, के बीच राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था। युश वामपंथी की ओर से थे और गोपनीय तंत्र चलाने वाले से संबंधित थे, और यानू दक्षिणपंथी और रूस के दोस्त थे। परिस्थिति ऐसी थी कि यूक्रेन में गोपनीय तंत्र के सभी अंग युश का समर्थन कर रहे थे, लेकिन यानू जनता के बीच अधिक लोकप्रिय थे, इसलिए वह चुनाव जीत रहे थे। चुनाव के बाद गोपनीय तंत्र नियंत्रित समाचार पत्रों ने फर्जी मत अनुमान प्रकाशित किए, जिसमें वामपंथी युश की जीत दिखाई गई। लेकिन मतगणना के बाद यानू चुनाव जीत गए और निर्वाचन आयोग ने उन्हें विजेता घोषित किया। परिणाम घोषित होते ही जॉर्ज सोरोस समर्थित गैर सरकारी संस्था चलाने वाले माफिया ने यूक्रेन के चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग को धोखाधड़ी बताते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुनः चुनाव की मांग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की है और यानू के वोट बढ़ाए हैं। इतिहास में इसी विरोध प्रदर्शनों को नारंगी क्रांति कहा जाता है। इसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। गोपनीय तंत्र नियंत्रित जजों ने फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया। उस समय गोपनीय तंत्र नियंत्रित मीडिया ने यानू को धोखाधड़ी करने वाला तानाशाह तक बता दिया था। बाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर और विदेशियों की निगरानी में पुनः चुनाव हुआ और इस बार माया भ्रमित यूक्रेन की जनता ने यानू को हरा दिया। चुनाव जीतते ही यूक्रेन के नए राष्ट्रपति बने युश ने रूस से संबंध तोड़कर गोपनीय तंत्र का उपनिवेश बनना स्वीकार किया, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे इसी का फलस्वरूप यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। यह घटना भारत के लिए भी चिंता योग्य है, क्योंकि गोपनीय तंत्र न्यायपालिका को भी प्रभावित करती है और भारत में भी हम कुछ इस प्रकार का माहौल देख रहे हैं। इसलिए हमें इन विदेशी गिद्धों को भारत से दूर रखना होगा, अन्यथा भारत का हाल भी यूक्रेन जैसा होने में समय नहीं लगेगा। जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं, वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।